उत्तर प्रदेश में राणा सांगा विवाद पर राजनीति थमने का नाम ही नहीं ले रही है। राणा सांगा पर बयान देने के बाद बुधवार 26 मार्च को प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर जमकर हंगामा हुआ। करनी सेना के कार्यकर्ता भारी संख्या में रामजीलाल सुमन के घर के बाहर इकट्ठा हुए और उनके घर में घुसने की कोशिश की। उनके आवास पर हुए हंगामे के दौरान पुलिस और करनी सेना के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इस तोड़फोड़ के बाद करनी सेना के नेता महिपाल मकराना ने कहा, अभी तो यह एक ट्रेलर है। ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था, जिसमें हम बहुत लेट हो गए। अगर रामजीलाल सुमन की सदस्यता भंग नहीं की गई तो यह एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। ये विवाद सांसद रामजीलाल सुमन की एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ। 21 मार्च को उन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा पर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया था। उनकी इस टिप्पणी के बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 21 मार्च को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर बहस चल रही थी। जब रामजीलाल सुमन ने इस बहस में हिस्सा लिया तो उन्होंने एक बयान दिया, जिससे यह विवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल सम्राट बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा, यह तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। वे तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। इससे आगे उन्होंने सवाल उठाए कि बाबर को भारत में कौन लाया था और कहा, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हम लोग बाबर की तो आलोचना करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते हैं। इसके बाद जब विवाद शुरू हो गया तब सोमवार को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में रामजीलाल ने अपने इस बयान पर सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा, शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज के दौरान मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा बयान न तो किसी जाति के खिलाफ था, न किसी वर्ग के खिलाफ था और न ही किसी धर्म के खिलाफ था। हालांकि वह अभी भी अपने इस बयान पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि वह अपने इस जीवन में तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। न्यूज़ एजेंसी PTI से बात करते हुए उन्होंने कहा, जहाँ तक माफ़ी का सवाल है तो इस जन्म में तो मैं माफ़ी मांगूंगा नहीं। माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। लोगों को सही बातें सुनने की आदत डालनी चाहिए। रामजीलाल सुमन की इस टिप्पणी के बाद तुरंत बीजेपी ने इसकी निंदा करनी शुरू कर दी। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने उनके इस बयान पर अपना विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी भी बाबर और राणा सांगा दोनों की तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। राणा सांगा ने लोगों में स्वतंत्रता की अलख जलाई थी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, उन्होंने भारत को तो गुलाम होने से बचाया ही था, साथ ही भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे दिल वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इन चर्चाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी रामजीलाल सुमन की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा, संसद में उन सांसद का बयान गलत था और उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उनको न तो इतिहास की कोई जानकारी है। राणा सांगा ने मेवाड़ और राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया है। विपक्ष बिना किसी रिसर्च और जानकारी के महाराणा प्रताप और राणा सांगा के खिलाफ ऐसे बयान देता है। उन्होंने मातृभूमि के लिए इतने युद्ध लड़े हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसी ओछी टिप्पणियां करना उचित नहीं है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी रामजीलाल सुमन की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, यह एक फैशन बन गया है, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष में कोई और, ये सब खुद को खबरों में बनाए रखने या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हैं। जिस तरह से देश में महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वे मानसिक रूप से अस्थिर हो गए हैं। वे देश के इतिहास को गलत बता रहे हैं। इन आक्रमणकारियों को, जिन्होंने धर्मांतरण किया, मंदिरों को नष्ट किया, अब उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। रामजीलाल सुमन की इस टिप्पणी के बाद अब कानूनी कार्रवाई का दौर भी शुरू हो गया है। आर्य संस्कृति कंजर्वेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने सुमन और समाजवादी पार्टी के प्रमुख
अखिलेश यादव के खिलाफ सिविल सूट दीवानी मुकदमा दायर किया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, पिछले कुछ दिनों से हमें अखबारों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि रामजीलाल सुमन लगातार राणा सांगा को गद्दार कह रहे हैं, वह लोगों में झूठ फैला रहे हैं। इस संबंध में मैंने सिविल मुकदमा दायर किया है, जिसमें मैंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन को नामजद किया है। रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी से मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। जब उनकी टिप्पणी पर विवाद होना शुरू हुआ तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका बचाव किया। उन्होंने कहा, रामजीलाल सुमन ने जो कहा वह इसलिए कहा क्योंकि हर कोई इतिहास के पन्ने पलट रहा है। बीजेपी के नेता औरंगजेब पर बहस करना चाहते हैं तो रामजीलाल सुमन ने भी इतिहास का वो पन्ना पलट दिया जहां कुछ ऐसा लिखा था। इसके बाद जब बुधवार को रामजीलाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ हुई तब भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को इसके लिए घेरा। उन्होंने कहा, भाजपा ने हमेशा अपने राजनीतिक फायदे और नफरत फैलाने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर हुई घटना निंदनीय है। अखिलेश यादव ने कहा, रामजीलाल सुमन दलित सांसद हैं और उनके पास काफ़ी अनुभव है। उनके आवास पर तब हमला हुआ जब खुद मुख्यमंत्री जिले में थे। इसका मतलब यह हमला यूपी के मुख्यमंत्री की सहमति से हुआ। जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। रामजीलाल सुमन के आवास पर हुई तोड़फोड़ की निंदा समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने भी की। उन्होंने कहा, अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो यहाँ सड़कों पर बम फट रहे हैं, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यह सब सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समाज और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह का उपद्रव पूरे उत्तर प्रदेश में मचाया जा रहा है उस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं न कहीं यह सरकार के द्वारा कराई गई हरकत है। इस विवाद में मुख्य किरदार रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पिछले साल राज्यसभा में उनकी नियुक्ति ने अखिलेश यादव के PDA फार्मूले को मजबूती दी थी। उत्तर प्रदेश में दलितों तक पार्टी की पहुंच को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव का यह एक रणनीतिक कदम था। रामजीलाल सुमन का राजनीतिक करियर बहुत लंबा और विविधता भरा रहा है। उन्होंने पहली बार 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद लोकसभा सीट से संसद तक का रास्ता तय किया था। इसके बाद उन्होंने इस सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और 1989 में भी यहां से सांसद चुने गए। फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी का रुख किया और समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए फिरोजाबाद लोकसभा सीट से 1999 और 2004 में सांसद चुने गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें हाथरस लोकसभा सीट से 2014 और 2019 में चुनाव लड़ाया था, लेकिन ये जीतने में नाकाम रहे। यह 1990-91 में चंद्रशेखर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। इसके अलावा पिछले साल उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल करने के लिए राज्यसभा में एक निजी विधेयक भी पेश किया था। आइए अब जानते हैं कौन थे राणा सांगा। मेवाड़ के राजपूत शासक रहे संग्राम सिंह को लोकप्रिय तौर पर राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। वह राजा रायमल और रानी रतन कंवर के घर पैदा हुए और वे उनके तीसरे बेटे थे। उनके पैदा होने की असली तारीख के बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वह 1482 में पैदा हुए थे। महाराणा सांगा 1508 में मेवाड़ के शासक बने और 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे। महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में छोटे बड़े 100 युद्ध लड़े, जिनमें से 99 युद्ध जीते। महाराणा सांगा की बहादुरी को लेकर कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 घाव थे, उनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर भी नहीं था। इसके बाद भी उनके सामने बड़े बड़े सूरमा नतमस्तक हो जाते थे। राणा सांगा ने 1517 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था। इसके साथ ही बाबर को भी बुरी तरह से पराजित किया था। खानवा से पहले राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर को बुरी तरह से हराया था। बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा में भी राणा सांगा की वीरता के बारे में विस्तार से लिखा है। इतिहासकारों का कहना है कि जब राणा सांगा ने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया तो बाबर को हिंदुस्तान में बुलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इब्राहिम लोदी के चाचा आजम खान लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने बाबर को बुलाया था।